Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon. Hello everyone, welcome back to Olive Board. I am Pooja and 30 in 30 MCQ सीरीज पार्ट 5 में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे एंड इस बात की गारंटी देती हूं मैं कि आपको यहां से फेज 1 एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चंस मिलेंगे। तो प्लीज इन्हें सॉल्व करो, वीडियो को एंड तक देखो और आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी मिलेगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। सो यहाँ पे हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं MCQ में। तो फर्स्टली हम बात करेंगे करेंट अफेयर्स पे। बेसिकली मई मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे बेस्ड यहाँ पे आपको डेटा मिलेगा। सेकेंड है हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स पे। गवर्नमेंट स्कीम्स के भी क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे आरबीआई एंड बैंकिंग न्यूज पे, तो इसके बेस्ड भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करना है। कुछ रिपोर्ट्स के क्वेश्चंस भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो है, सो एंड तक देखिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, अब बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। तो पीडीएफ के लिए आप ऑलिव बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन पे जो पीडीएफ बंडल कोर्स है वहां पर आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। डन। सो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे पे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। और अगर आंसर नहीं पता है तो यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की सभी ऑल द गवर्नमेंट स्कीम कवर कराई है विद पीवाईक्यूज। तो आप उन गवर्नमेंट स्कीम को देखिए, उसके बाद आंसर कीजिए अगर आंसर नहीं पता है। क्लियर? क्वेश्चन क्या है चलो देख लेते हैं। पायल बिलोंग्स टू विनय नगर विलेज ऑफ द फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। ओके, शी इज करेंटली 17 years old. Due to the poor financial condition of her family, she is looking for some livelihood opportunities. Being so young, she does not have any skill which can get her to job. Okay. One day her friend Harneet told her about the scheme being implemented by the Ministry of Rural Development, which is DAYNRLM. इस स्कीम को हमने कवर किया है। Under the scheme, skill trainings are being provided to eligible rural youth. After training, government is also providing placement with a predetermined minimum salary of 6,000 rupees per month. Okay. Not only this, post placement support is also provided. What financial assistance per month is provided to the beneficiaries as post placement support under the scheme? ठीक है, तो यहाँ पे जो स्कीम मेंशन की गई है इसमें साफ बोला है कि पायल है जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करती है, 17 years old है और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो उसको जॉब चाहिए। तो जॉब यहाँ पर इस स्कीम के अंदर इसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें गवर्नमेंट ट्रेनिंग देती है और इंश्योर करती है मिनिमम 6,000 रुपीज आपको सैलरी मिले। प्लेसमेंट के लिए आप अलग अलग सिटीज में, अलग स्टेट में भी पोस्ट हो सकते हो, इसके लिए भी एडिशनल फंडिंग दिया जाता है। यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद फॉरेन कंट्री में भी अपॉर्चुनिटी होती है तो वहां पे भी मिनिमम सैलरी आपको दी जाती है। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जॉब से पहले भी अगर आप किसी दूसरी सिटी में रहते हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पस तो आपको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। तो वो इंसेंटिव क्या है ये आपसे पूछा गया है। ये सारी बातें हमने कवर की हैं अंडर द स्कीम। आप वीडियो को देखिए और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। बेसिकली इतना बड़ा क्वेश्चन केवल और केवल आपके टाइम को वेस्ट करने के लिए था, क्योंकि आरबीआई ऐसा ही चाहता है कि आप 80 क्वेश्चंस 25 मिनट में सॉल्व कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो आपको लर्निंग स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी और तुरंत आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी स्कीम है और क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लीज इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए बात करते हैं 30 क्वेश्चंस के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इंपैक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। सो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, इसके क्या ड्रॉबैक है और डोमेस्टिक मार्केट पे क्या इसका इंपैक्ट होता है वो भी हमने डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था एंड 7 AM पर हमारा डेली करंट अफेयर्स होता है। सो आंसर करें प्लीज।
आंसर क्या हो जाएगा? इट फोर्स मैन्युफैक्चरर टू पे हायर प्राइस फॉर रॉ मटेरियल देन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इसमें रॉ मटेरियल के प्राइसेस ज्यादा होते हैं, रॉ मटेरियल पे मैन्युफैक्चरर को ज्यादा जीएसटी पे करना होता है एज कंपैरिजन टू द जो प्रोड्यूस वो तैयार कर रहा है। तो यहाँ पे जो गैप होता है बिटवीन रॉ मटेरियल को जो आपने जीएसटी दिया और आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस पर जो जीएसटी आपको मिला है, इसका जो डिफरेंस है उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को बोला गया है कंपनसेट करने, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एक पूरी लिस्ट दी है। ठीक है, इसलिए इसको हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन द पार्टनरशिप विथ विच ऑर्गेनाइजेशन had recently organized an inter-ministerial workshop on the responsible business conduct in India in New Delhi। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक वर्कशॉप कंडक्ट की थी जिसका सब्जेक्ट था रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट इन इंडिया? सोचिए और जरा आंसर कीजिए। बिजनेस अगर आप करोगे तो डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट करने का काम यहां पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यूएनडीपी एवरी ईयर बहुत सारी रिपोर्ट को पब्लिश करता है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशन का पार्ट है जिन्होंने 2015 में 17 गोल को डिक्लेयर किया था। एंड जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। अगर हम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं तो इनका एजेंडा क्या है, जिसके मेंबर नेशन है, एलिमिनेट करना है पॉवर्टी, ह्यूमन डेवलपमेंट करना है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डायरेक्शन में आपको काम करना है। 1966 में इसको सेटअप किया गया था बाय द जनरल असेंबली। ठीक है, फोकस एरिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इसके अलावा पीस बिल्डिंग एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलेंस, ये इसके कुछ वर्क आपको मिल जाएंगे। डन। नेक्स्ट। Which project has been launched by the Ministry of Defense in 2023 to synthesize ancient wisdom with the contemporary military practice, forging a unique and holistic approach to address the modern security challenge? In simple word, यहाँ पे 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जो एंशियंट वॉरफेयर या एंशियंट जो हमारी मिलिट्री टैक्टिक्स थी और उनको कंटेम्पररी के साथ कनेक्ट करता है, बेसिकली एक ब्रिज का काम करता है एंशियंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बीच में। तो कौन सा प्रोजेक्ट है, याद कीजिए, प्रोजेक्ट उद्भव। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच इंडियन PSU हैज बीन रैंक्ड थर्ड ग्लोबली एट द ATD बेस्ट अवार्ड 2024? सो यहाँ पे कौन सा वो PSU है जिसको लर्निंग एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए बेस्ट अवार्ड मिला है, थर्ड रैंक मिली है? आंसर हो जाएगा आपका NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, अगेन पीडीएफ के बारे में इंफॉर्मेशन है, आप ऑलिवुड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। जब आप ऑलिवुड के एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको न्यू बैचेस की इंफॉर्मेशन भी मिलती है और एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी यहां पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली साइंड अ 10-year कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ शाहिद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल एट द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट लोकेटेड इन दिस कंट्री? इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिससे आप एक अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हो फेज 2 के लिए। ओके, सो आंसर बताएंगे। चाबहार पोर्ट का टर्मिनल है और ईरान के साथ हमने 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, UN Forum on Forest is an intergovernmental policy forum for promoting the management, conservation and sustainable development of all type of forest and strengthening long-term political commitment to this end. It is a key commission of blank established by या blank year। तो ये जो यूनाइटेड फोरम ऑन फॉरेस्ट है इसकी एक पॉलिसी की मीटिंग, इंटरगवर्नमेंटल मीटिंग रिसेंटली कंक्लूड हुई है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि इस बॉडी को किसने फॉर्म किया और कब फॉर्म किया? सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे फॉरेस्ट की बात हो रही तो हमें पता है डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसा नहीं करता, यहाँ पे यूनेस्को ऐसा करेगा नहीं, तो ए और सी को आप एलिमिनेट कर दो। अब बचा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, क्योंकि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब ऑप्शन बी और डी में से कोई सही आंसर है तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको भी हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। 2000 में इस बॉडी का फॉर्मेशन हुआ था बाय द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ओके, सो नेक्स्ट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पब्लिश्ड ग्लोबल रिपोर्ट ऑन निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज 2024। एक्चुअली WHO ने
एक 10 ईयर का प्लान बनाया था, एक रोड मैप रेडी किया था फॉर 2021 टू 2030 कि हाउ टू एलिमिनेट एनटीडी मतलब निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज को, जो एंटायर कंट्री एंटायर वर्ल्ड की कंट्रीज हैं उनसे कैसे एलिमिनेट किया जाए। अब इस डायरेक्शन में क्या प्रोग्रेस हुई है, सो उस प्रोग्रेस के बेस्ड एक रिपोर्ट रेडी की है WHO ने। उसी रिपोर्ट पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, विच इज ग्लोबल रिपोर्ट ऑन निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। अकॉर्डिंग टू इट, blank of the Indian population require intervention against the NTD in 2022। तो इंडिया की कितनी % पॉपुलेशन इफेक्टेड है और इमीडिएट बेसिस पे पॉलिसी या फिर इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है। सो आंसर है 40.56%, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डन। नेक्स्ट, अगेन यहां पर एक और रिपोर्ट है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट। According to this report, India has emerged as blank largest solar power generator। कुछ दिन पहले हमने करंट अफेयर्स में ट्रांसमिशन लाइन पे भी डिस्कशन किया था और मैंने आपको डिस्कस किया था कि यूपी फर्स्ट पोजीशन पे है ट्रांसमिशन लाइन एडिशन के मामले में, करेक्ट। यहां पे बोला जा रहा है कि सोलर पावर जनरेशन में इंडिया किस पोजीशन पे आता है, तो इंडिया की रैंकिंग 3rd पोजीशन पे है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगेन वन मोर रिपोर्ट, एक और रिपोर्ट पे बात करते हैं जो कि वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश की है। Which of the following statement are incorrect about the recently released report, जिसका टाइटल क्या है, Recipe for a Livable Planet Achieving Net Zero Emission in the Agri-Food System, which is released by the World Bank। तो पहला स्टेटमेंट ही आपका क्वेश्चन बन चुका है कि वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, The world agri-food system emit about 16 gigaton of the greenhouse gases per year, about half of the all global emission। एग्री फूड से एवरी ईयर 16 टन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती है, जो कि 50% है टोटल एमिशन का। पहला स्टेटमेंट ये है। 3/4 ऑफ द एग्री फूड एमिशन कम फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया, ब्राजील, इंडिया एटसेट्रा। डिस्पाइट एन ओवरऑल डबलिंग ऑफ द क्लाइमेट फाइनेंसिंग $660 billion over the last decade, project level financing for the agri-food system stand at only 4.3% at $28 billion। यहाँ पे बोला गया है कि जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग हुई है वो फाइनेंसिंग डबल हो गई है, $660 billion हो गई है, लेकिन स्टिल जो एग्री फूड सिस्टम के लिए आपकी फंडिंग है वो बहुत कम है, ओनली 4.3%। There is need to increase annual investment to $260 billion a year to halve agri-food emission by the 2030 and reach net zero emission by the 2050। इसमें क्या कहा गया है कि हमें एनुअल इन्वेस्टमेंट एग्री फूड इंडस्ट्रीज में और उसके ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकने के लिए $260 billion एवरी ईयर इन्वेस्ट करना होगा, जिससे हम 2030 तक हाफ और 2050 तक नेट जीरो एमिशन कर सकें। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, नहीं है, सॉरी इनकरेक्ट है। सो देखिएगा, सेकेंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है। फर्स्ट में एक प्रॉब्लम है, ये बात सही है कि एग्री फूड सिस्टम एवरी ईयर 16 गीगाटन ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करता है, दिस इज ट्रू, बट ये हाफ या 50% नहीं है, ये 30% है आपके टोटल एमिशन का। ये हाफ नहीं है, ये 30% है टोटल एमिशन का, मतलब पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रिमेनिंग आर करेक्ट। आप यहाँ पर वो पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो एग्री फूड सिस्टम से 16 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं, वो इक्विवेलेंट है 30.8%। डन। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और इसमें इन्होंने कहा है कि एनुअल इन्वेस्टमेंट हमको $260 billion का करना है, जिससे हम हाफ कर सके ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 2030 और नेट कार्बन एमिशन जीरो कर सके बाय 2050। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट है, What does AMS stand for in the context of WTO? तो इस टर्म को भी हमने अपने डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, अभी काफी डिस्प्यूट देखने को मिला। पूछा जा रहा है कि AMS का क्या मीनिंग है। AMS मतलब है एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं। ये सब्सिडरी के लिए बात करता है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडरी एंड नॉन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सब्सिडरी। ठीक, नेक्स्ट है, with which company has Ministry of Skill Development and Entrepreneurship recently signed a MOU to conduct 2 pilot project under the ड्रोन दीदी योजना। तो ड्रोन दीदी स्कीम के बारे में हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की वीमेन्स है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए मिनिस्ट्री ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है। सो आंसर इज
Mahindra and Mahindra Limited. Option number C is the right answer. एंड ड्रोन दीदी इनिशिएटिव को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था 11th of March 2024 को. इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना है, ठीक है. नेक्स्ट, with which company has the Indian Coastal Guard recently signed an MOU for manufacturing and supply of indigenous marine grade aluminium? यहां पर एल्यूमिनियम की बात हो रही है, स्टील के लिए भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ है. अभी उस क्वेश्चन को भी हम देख लेंगे, ठीक है. अभी हम केवल एल्यूमिनियम के लिए बात कर रहे हैं कि इंडियन कोस्टल गार्ड ने यहां पर किस कंपनी के साथ एल्यूमिनियम सप्लाई के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है. हाँ जी बताएं, जिससे वो शिप्स का कंस्ट्रक्शन कर सके. आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंडलको इंडस्ट्री. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक through its trade finance program has entered into a $100 million agreement with a Citibank to further support trade activity in the developing market across Asia. When did Asian Development Bank launch TFP, Trade Finance Program, to offer guarantees and loan to partner bank to facilitate trade in the region? तो बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको पता है एशिया पैसिफिक एरिया में डेवलपमेंट करने का काम करता है. ये अलग अलग बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के साथ एग्रीमेंट करता है, उनको लोन प्रोवाइड करता है, जिससे क्या किया जा सके, ट्रेड फाइनेंसिंग प्रोग्राम को रन किया जा सके और ट्रेडिंग को बूस्ट किया जा सके. तो यहां पर बोला है कि $100 million का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है सिटी बैंक के साथ. क्वेश्चन है कि ट्रेड फाइनेंस प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया? तो ये प्रोग्राम 2009 में लॉन्च किया गया था बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024? इस रिपोर्ट को हमने डिटेल में डिस्कशन किया था हमारे करंट अफेयर्स में, अगर आपको याद हो. चलिए, पहला है, इट वॉज रिलीज बाय द ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन बांग्लादेश. Global count of the international migrant has reached 281 million. International remittance has increased by over 650% from the $128 billion in 2000 to $831 billion in 2022. China hosts the world's largest number of international migrants, residing notably in UAE, USA and Saudi Arabia. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो सबसे पहली बात, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट को ILO रिलीज करता है. बिल्कुल, बांग्लादेश में इन्होंने रिलीज की थी इस रिपोर्ट को, ठीक है. यहाँ पे जो इंटरनेशनल माइग्रेंट है उनकी संख्या 281 मिलियन हो गई है, ये बात भी सही है. रेमिटेंस में टॉप पर स्टिल इंडिया है और जो रेमिटेंस का परसेंटेज है वो 50% इंक्रीज हुआ है. 2000 में रेमिटेंस रिसीव होता था, इंटरनेशनल जो रेमिटेंस था वो $128 बिलियन था, ये इंक्रीज होकर $831 बिलियन हो गया है 2022. अब सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं वो इंडिया में है, ना कि चाइना में. कहां पर है? इंडिया में. सबसे ज्यादा लोग इंडिया से जाते हैं अलग अलग कंट्री में जॉब करने के लिए. तो ऑप्शन 4 यहाँ पे इनकरेक्ट है, रिमेनिंग स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है. नेक्स्ट, when will India become the third largest consumer market after the USA and China and surpassing Germany and Japan according to the latest UBS bank report? तो इंडिया थर्ड नंबर का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट कब तक बन जाएगा? तो यूएसए चाइना के बाद इंडिया 2026 तक सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बन जाएगा. अब वहां पे हमने जो इंडियन कोस्टल गार्ड का एग्रीमेंट देखा था वो हमने एल्यूमिनियम के लिए देखा था. अब हम इस एग्रीमेंट को डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए? स्टील के लिए, ठीक है. तो with which steel company has the Indian Coastal Guard recently signed an agreement for the supply of indigenously marine grade steel to enhance the indigenous content in the shipbuilding? हाँ जी, किसके साथ हुआ है स्टील के लिए? तो आंसर हो जाएगा जिंदल स्टील एंड पावर के साथ एग्रीमेंट हुआ है. तो एल्यूमिनियम के लिए हिंडलको के साथ और स्टील के लिए जिंदल स्टील के साथ इंडियन कोस्टल गार्ड ने एग्रीमेंट किया है. चलिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसेंटली एग्रीमेंट साइन हुआ था और हमने अपने डेली करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था अबाउट द EEU, मतलब यूरेशिया इकोनॉमी यूनियन और इंडिया के बीच में बायलैटरल टॉक चल रही थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए. क्वेश्चन ये है कि EU में कौन सी कंट्री पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप? 4 ऑप्शन है, अर्मेनिया, बेलारूस, किर्गिस्तान या फिर मंगोलिया. आंसर बताएं. तो यहां पे आपको मंगोलिया इसका मेंबर नहीं मिलेगा. 5 कंट्री मेंबर है, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया. डन. नेक्स्ट है,
India's first home-ground gene therapy (CAR T-cell therapy) for treatment of cancer has been launched by the President of India. It has been developed through the collaboration between which IIT and Tata Memorial Hospital and Immunoco ACT. तो यहाँ पे कौन से IIT से इसको लॉन्च किया है या किस IIT के कोलैबोरेशन से यहाँ पे जीन थेरेपी रेडी की गई है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है किस IIT से लॉन्च किया, तो IIT बॉम्बे इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है, विथ न्यू इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज बीन अनवील्ड बाय द इसरो फॉर द ईयर 2024 with an aim to attract youngster to field of space science and technology. तो जो यंग माइंड है, यूथ्स हैं, उनको स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में इंकरेज करने के लिए, पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है इसरो ने. उस प्रोग्राम का नाम क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्ट. ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. स्टार्ट मतलब स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज लॉन्च बाय इसरो. चलिए एक और रिपोर्ट पे डिस्कशन करते हैं जिसको हमने रिसेंटली करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट, जिसका टाइटल है सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन टूवर्ड्स पॉसिबल नेट जीरो फॉर इंडिया, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल. पहला स्टेटमेंट है, इट हैज बीन रिलीज्ड बाय द नीति आयोग एज अ पार्ट ऑफ स्टडी सैंक्शन इन 2021 बाय द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, नीति आयोग का एक प्रोजेक्ट था और यहाँ पे 2021 में एक सैंक्शन किया गया था प्रोजेक्ट जिसके अंदर इस रिपोर्ट को रेडी किया गया है. नेक्स्ट है, कोल इज प्रोजेक्टेड टू कंटिन्यू अंटिल द नेक्स्ट 2 डिकेड. तो यहाँ पे जो कोल का इस्तेमाल हम एनर्जी जनरेशन में करते हैं वो आने वाले 2 डिकेड्स में हम स्टिल कोल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कोल जो है वो बैकबोन है एनर्जी सिस्टम का इन इंडिया. ठीक है, इंडियाज एमिशन वुड रेंज बिटवीन 0.56 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1.0 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इन 2070. ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रेंज बताता है. नेक्स्ट है, वाइड स्प्रेड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एंड यूज सेक्टर, इट इज अप टू 47 to 52% इलेक्ट्रिसिटी शेयर इन द टोटल फाइनल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कंपेयर टू द 18% एट प्रेजेंट. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है? तो देखिएगा, बी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है और जो पहला स्टेटमेंट है वो भी हाफ करेक्ट है कि यहाँ पे 2021 में प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया गया था बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और इस प्रोजेक्ट पे काम नीति आयोग ने नहीं किया. इस प्रोजेक्ट पे काम IIM अहमदाबाद ने किया है. ठीक है, अब IIM की बात हो ही रही है तो एक और न्यूज हम देख ही लेते हैं कि प्रेजेंटली हमारी कंट्री में 21 IIM है और यहाँ पर एक और IIM को अप्रूवल दे दिया है, IIM गुवाहाटी, जो कि असम गुवाहाटी में डेवलप किया जाएगा और जिसके लिए मेंटोर कौन है जो कि रोड मैप तैयार करेगा? तो मेंटोर है IIM अहमदाबाद. तो IIM अहमदाबाद अगेन न्यूज में आपको मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट है, which port in its 154 years history has achieved a milestone in the fiscal year 23-24 by handling 66.4 million metric ton of cargo, an increase of 1.11% from the previous record of 65.66 million ton. यहाँ पे आपको बताना है कार्गो हैंडलिंग के मामले में एक रिकॉर्ड किसने बनाया है, वो कौन सा पोर्ट है जिसने 66.4 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडल किया है अपने पोर्ट करियर के 154 ईयर की हिस्ट्री में. ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट. ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट विथ एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ 15 गीगावाट आर अंडर कंस्ट्रक्शन इन द कंट्री. The hydro capacity is likely to increase from 42 gigawatts to blank by 2031 to 32. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिटी के बारे में बात हो रही है कि किस तरीके से हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं और हमारी कंट्री में 15 गीगावाट का एक प्रोजेक्ट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है. अभी हमारे देश में जो टोटल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं वो 42 गीगावाट है और हमें इसे 2031-32 तक कितना इंक्रीज करना है ये आपसे पूछा गया है. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 67 गीगावाट हमें इंक्रीज करना है. ओके, नेक्स्ट है, which PSU has won 2 prestigious awards at the 15th CIDC Vishkarma Award 2024 instituted by the Construction Industry Development Council.
तो यहाँ पर जो 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड है ये किसे दिया गया है? ये सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने मई मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे, कुछ भी नया नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड को 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया था। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय इंडियन आर्मी फॉर induction of indigenously developed automated air defense control and reporting system to bolster its air defense capability? तो यहाँ पर इंडियन आर्मी ने अपना एक नया प्रोजेक्ट इंडिजीनियसली डेवलप प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? याद कीजिए, हमने सीखा था आकाश तीर प्रोजेक्ट, याद आया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जिसका आंसर दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। The Ministry of New and Renewable Energy has recently issued guidelines for implementation of research and development scheme under the National Green Hydrogen Mission. ठीक है, it will be implemented with a total budget of blank till the financial year blank. तो इसके लिए मतलब जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसमें R&D करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ फंड रिलीज किया है। कितना फंड है और कब तक के लिए है? तो 400 करोड़ रुपीस फंड है 25-26 के लिए। ओके, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, अगर आपको याद होगा, आई थिंक ये अप्रैल मंथ में डिस्कस किया था हमने, और अप्रैल मंथ के मंथली कंपाइलेशन में भी मैंने शायद डिस्कशन किया है इसके बारे में। Which PSU has launched the latest edition of its flagship corporate social responsibility initiative, Girls Empowerment Mission, aim to tackle gender inequality by nurturing girls' imagination and fostering their ability to explore opportunity. बेसिकली जो समर का सीजन था तो उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग, अलग अलग एक्टिविटी अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? आंसर है NTPC ने। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, India and which organization has recently launched an expression of interest for a startup working in the area of battery recycling technology for electric vehicles? तो यहाँ पर इंडिया और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर कुछ स्टार्टअप को सिलेक्ट करेगा? टोटल स्टार्टअप्स 14 होंगे, 17 फ्रॉम इंडिया एंड 17 फ्रॉम पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और जो बेस्ट स्टार्टअप होगा उनको सिलेक्ट करेंगे। टोटल जो स्टार्टअप सिलेक्ट किए जाएंगे दोनों कंट्रीज की तरफ से कंबाइनली वो 7 होंगे, और फिर उन स्टार्टअप्स को फंडिंग दी जाएगी। ठीक है, किस फील्ड में? बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। ठीक है, Where has Ministry of Communication recently launched one of the experimental license module for 100 5G labs? तो यहाँ पे जो 5G टेक्नोलॉजी है उसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट, अलग अलग इंडिविजुअल कंपनीज रिसर्च कर सकती हैं 5G में, और उसके लिए लाइसेंस मतलब 100 ऐसी लैब्स को लाइसेंस दिया जाएगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो इस इनिशिएटिव को कहां पर लॉन्च किया गया है? आंसर है IIT मद्रास। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, Which organization is hosting Clean Economy Investor Forum in the Singapore to recognize the top climate tech companies and startups among the member countries and present them to the global investors? तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम कहाँ हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। अब इसका होस्ट कौन है, ऑर्गेनाइजेशन कौन है जो इसको होस्ट करता है? तो आंसर हो जाएगा IPEF। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, विच इज मैनेज्ड बाय, मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम, इसको मैनेज किसने किया था? इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया ने उसको मैनेज करने का काम किया था। अब इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का फॉर्मेशन 2022 में हुआ था, एंड 14 इसके पार्टनर नेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें इंडिया भी पार्टनर नेशन है। बेसिकली इसके 4 पिलर्स है, ट्रेड, सप्लाई चेन, क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी, और यहाँ पर इंडिया नोडल एजेंसी है IPEF की। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको टैकल करने का काम करता है। डन। तो ये थे आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप आपने इनका आंसर सही से किया होगा। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, और अगर आंसर नहीं पता है तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम देखेंगे, उसमें आपको आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा एक छोटी सी और न्यूज है आप लोगों के लिए कि हमने यूट्यूब PDF बंडल कोर्स लॉन्च किया है जो कि ऑलिव वुड के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपको कई सारे एक्सक्लूसिव ऑफर मिल जाएंगे, तो बहुत ही कम प्राइस
प्राइजेस में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपको मंथली मैगजीन, वीकली मैगजीन, डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स, इसके अलावा लक्ष्मी मैम की गवर्नमेंट स्कीम एंड जो आपकी पीडीएफ्स हैं और जो पीआईबी कंपाइलेशन है वो सारे पीडीएफ्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। आप इजीली इनको डाउनलोड कर सकते हैं विद 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। Hi, this is Anil. I was fortunate to be the All India Rank 1 holder in RBI exam back in 2018. Now, I'm absolutely thrilled to be part of Olive Board as a super mentor for their RBI Grade B programs. If you are aspiring to crack this exam in 2024, I will be available as a super mentor to discuss one-on-one with you, share strategy lessons, draw lessons from my preparation and set you up for success. Click the link below to check out the details. See you on Olive Board soon.